What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to a brand new episode of the Viral Podcast by Dayali Daniel, powered by Indus Enclave, presented by Viral Marketing, and in collaboration with Snug. आज का पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी पॉडकास्ट था जो कि बहुत टाइम से हम करना चाह रहे थे क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का रेशो है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ और अनहेल्दी लिविंग पे जो हम गुजार रहे हैं ज़िंदगी और जिसकी वजह से पाकिस्तान डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के अंदर जो रेस लगी हुई है पूरी दुनिया से उसमें पाकिस्तान काफ़ी आगे जाता जा रहा है। तो हमने सोचा कि आज का पॉडकास्ट हम करते हैं किसी ऐसे शख्स के साथ जो हमें प्रोवाइड करें कंप्लीट इंसाइट्स ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाई इट इज़ हैपनिंग और हाउ कैन वी प्रिवेंट अवर सेल्व्स कि हम हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से, हार्ट अटैक से, ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ से बचें और अपना ख्याल रखें। क्योंकि कराची के अंदर, सिर्फ कराची इटसेल्फ के अंदर दिन में 10 हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि एक रिसेंट स्टडी आई उसके अंदर हमने देखा। तो इट इज़ वेरी कंसर्निंग एंड वेरी अलार्मिंग। तो उसके लिए मैंने सोचा कि आज पॉडकास्ट में मैंने दावत दी है डॉक्टर मीसम जैदी साहब को, जो कि एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आज इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अपने आप को हम इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू। बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉज है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बात करना चाह रहे हैं। बिफोर वी डिग इनटू द टॉपिक, आई वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ। थोड़ा सा अपने बारे में ऑडियंस को बताएं कि आपने कहाँ से अपना MBBS किया, व्हाट डू यू डू एंड व्हाई डिड यू चूज़ टू बिकम अ डॉक्टर इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा थैंकलेस समझा जाता है। और यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ जो डॉक्टर का पे स्केल है, जो डॉक्टर की जिस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं डॉक्टर्स को, जो हमने देखा है यहाँ पे, जो रीसेंट सिनेरियोज भी काफ़ी होते रहे, उसके अंदर क्यों चूज़ करा कि डॉक्टर बनना चाहते हैं? अपनी मर्ज़ी से किया, फैमिली प्रेशर था, या दिस इज़ समथिंग दैट यू थॉट कि आपकी कॉलिंग है? प्लीज़ थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। ठीक है, अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर मीसम जैदी है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं अपने बारे में तो आई एम कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन द इंटीरियर सिंध, खैपुर मीरस। अच्छा, सब नाम ऑलराइट। सुना जी। होगा। सो स्कूलिंग वहाँ से हुई, कॉलेज वहाँ से हुआ, फिर उसके बाद आई केम हियर इन द कराची फॉर माई मेड स्कूल, जिसको हम ग्रेजुएशन भी कहते हैं बकाई। वहाँ से मैंने अपना MBBS किया। देन आई डिड माई रेजिडेंसी इंटरनल मेडिसन, और उसके बाद अभी मेरी जो है एडल्ट कार्डियोलॉजी के अंदर रेजिडेंसी चल रही है एज अ रेजिडेंट फिजिशियन। सो अब हम बात, अगर इसकी बात आपने मुझसे पूछी कि वाई आई चूज़ टू बिकम अ डॉक्टर, मुझे इनिशियली मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो इट वाज़ लाइकवाइज। अ थिंग कि भाई जो चीज़ पसंद नहीं है उसमें क्यों जाना। सो आई चूज़ इन द प्री मेडिकल। फिर उसके बाद हुआ ये कि आई थिंक 6-7 years बैक इट इज़ अ बिट मोमेंट कि व्हेन वाज आई वाज डूइंग माय MBBS। तो ये जर्नी तो ये हो गई कि मैंने MBBS में क्यों आया, क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद नहीं थी। अब उसके बाद ये होता है कि आपको फ़ील्ड कौन सी चूज़ करनी है। एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। डॉक्टर तो देखें, आप अगर विल करेंगे, मेहनत करेंगे, आपका एडमिशन हो जाता है। बट उसके बाद ये चीज़ होती है कि आप उसको परस्यू कैसे करते हैं। बहुत सारे इतने डॉक्टर्स होते हैं जो कि कैरियर को परस्यू नहीं करते। तो एक इंसिडेंट ये हुआ था कि माई मदर हैड एन हार्ट अटैक, जो कि क्योंकि आई वाज डूइंग माई क्रिटिकल केयर जॉब इन द ICU। सो मुझे वो चीज़ इस तरह से रिकग्नाइज़ नहीं है, क्योंकि जब आपके अपनों के साथ चीज़ होती है तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती। सो वो जो मेरा फेस था उस इवेंट का, जिस तरह से मैंने उससे गुजरा, तो मुझे ये था कि यार डॉक्टरी और उसके बाद कार्डियोलॉजी ऐसी फील्ड है जिसमें मिनट्स कैन सेव लाइफ। दैट्स व्हाई आई केम इनटू द कार्डियोलॉजी। तो ये आपकी अपनी कॉलिंग थी कि आपने कहा यार आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर एंड हेल्प यस। पीपल आउट? इसमें कोई फैमिली प्रेशर नहीं था? नहीं, आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर्स हैं? नहीं, मेरी फैमिली में कोई, इमीडिएट फैमिली में या मेरी अपनी फैमिली में कोई डॉक्टर्स नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आजकल यंग लोगों के अंदर हार्ट अटैक्स का रेशो इतना ज़्यादा क्यों हो गया है? क्या इश्यूज़ हैं? डाइट के इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस के इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें मेरे अच्छा साथ। देखिए, पहले क्या होता था कि एक हमें ये बताया जाता था और ये चीज़ समझी जाती थी, और ये चीज़ जो क्या नाम है स्टडीज़ में भी थी कि हमने एक मार्जिन सेट किया हुआ था कि आफ्टर 45, आफ्टर 50, आफ्टर 35 कि हमारे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग जो ओल्ड एज चीज़ें होती हैं लाइक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ओल्ड लोग वॉक नहीं कर सकते इस तरह से, डायबिटीज़ है, फेलियर टू कंप्लायंस टू मेडिकेशन, जो पाकिस्तान में सबसे कॉमन रीज़न है कि आइदर वो कॉन्विकल हो या कोई भी चीज़ हो जिसकी वजह से हम मेडिकेशंस नहीं ले सकते। तो पहले ये चीज़ समझी जाती थी कि ओल्ड एज के अंदर जो है हार्ट प्रॉब्लम्स की प्रेवलेंस ज़्यादा है और हार्ट अटैक्स होते हैं। बट अब ये चीज़ जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये चीज़ अब वो नहीं रही, क्योंकि इवन 25 years of age, 24 years of age of young man presented with heart attacks और क्रूशल MI जो प्रिवेंट पे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग उसको मेक इट नहीं कर सकते और फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। ये हो क्यों रहा है? इसमें जो मेन रीज़न है वो ये कि हमें इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि जो हम चीज़ देखते हैं विच इज़ वी आर कॉलिंग अ हार्ट अटैक, या अगर मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करूँ जिसको हम कहते हैं MI, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, वो एक कंक्लूजन है।
और सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जब से स्टार्ट होती है, जब से हम चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करते हैं, और वो बहुत इनिशियली स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल इन द 16 ईयर्स ऑफ एज, 14 ईयर्स ऑफ एज, हम वो हैबिट्स को अपना लेते हैं दैट कैन लीड्स टू दिस इवेंट। बेसिकली जो हम चीज़ नोट करते हैं कि भाई इस पेशेंट को इतनी एज में हार्ट अटैक हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक सीरीज़ होती है जिसका वो एपोलिक्लिप्स होता है या वो उसकी कंक्लूजन होती है। इट्स अ वो बिल्डअप बेसिकली, यस, सालों तक इट इज़ अ स्लो बिल्डअप। स्लो बिल्डअप। जो इसकी एक मिसाल ये है कि वो कौन सा मसल है जो सबसे पुराना है हमारे अंदर और जो सबसे पहले काम करना शुरू करता है। तो इन द फीटल लाइफ, जब एक बच्चा मतलब कि वूम्ब में होता है, तो सबसे पहली चीज़ जो स्टार्ट होती है बीट करना, वो हार्ट होती है। तो हार्ट आपका जब से काम कर रहा है, द ओल्डेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, अगर हम इसको इस तरह से लें, तो हार्ट तो जब से काम कर रहा है और वो एट द एंड ऑफ लाइफ काम करेगा। सही है, आइदर आपकी एज कुछ भी हो, तो उसको कंटिन्यूसली क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। जिस तरह हमारी कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, उसको क्या चाहिए होती है, सप्लाई चाहिए होती है। हार्ट की सप्लाई ब्लड है, ब्लड जाता है वेसल्स के थ्रू, से हम शरियाने कहते हैं। तो जितनी भी आदतें हम अपनाते जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक यंग लड़का है, उसने दोस्तों के साथ स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, आज एक पी रहा है, कल 5 पिएगा, एक महीने के बाद जाएगा या चले इसी तरह पी रहा है, फिर उसके बाद उसका एक्सपोजर हुआ, ही स्टार्टेड ईटिंग जंक फूड्स। तो जितनी आप आदतें अपनाते जाएंगे, इतनी आप बेसिकली बिल्डअप करते जा रहे हैं अपना, जो है ना, जैसे कहते हैं जो आपकी प्रोग्रेशन है वो भी स्पीड अप हो रही है, और आपका जो रेशो है यानी कि रिस्क फैक्टर्स का, वो भी एडअप होता जा रहा है। तो जो हमें नज़र आता है कि यार इसको कैसे हार्ट अटैक हो गया, ये तो कल तक बिल्कुल ठीक था, वो ये नहीं होता। वो बेसिकली एक पूरे इवेंट्स की सीरीज़ होती है जो जाके इस तरह से कंक्लूड होती है कि पेशेंट जो होता है वो आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक था, या घर वाले आते हैं कहते हैं हम तो चलता हुआ लेकर आए थे, हम तो बिल्कुल ठीक लेकर आए थे, कल तक तो ये बिल्कुल ठीक था, कल तो ये ऑफिस गया था, उससे पहले मेरे साथ ये गया था शॉपिंग करने के लिए, बट ये क्या हो गया। तो ये चीज़ जो है, अब जो आपने मुझसे सवाल किया, फ़िक्र हमारे लिए सोचने वाली है कि हम इस पे जो है कैसे काम करें। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें, पूरी सीरीज़ है जो कि हमें जो चीज़ नज़र आती है वो क्लाइमैक्स होता है। अच्छा, ये एक बिल्डअप है पूरा, आपने जैसे बिल्कुल, बोला कि ये काफ़ी सालों की बर्बादी एक तरीके से जो आप बोले बिल्कुल। हैं, जो अपनी बॉडी में आप करते हैं डिफरेंट चीज़ों के जी, थ्रू, जिसके बाद ये एक इसका क्लाइमैक्स इवेंट होता है किसी भी जैसे मूवी की तरह, जी, कि क्लाइमैक्स के अंदर देन यू गेट दैट हार्ट अटैक हो जाता है आपको। तो इसकी कोई कोई ना कोई इसकी चीज़ें होती होंगी, जैसे कोई ना कोई सिम्टम्स होते होंगे, जी। कोई ना कोई ऐसे इंडिकेशंस होती होंगी जिससे आपको पता चलता होगा यार कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स, आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिस स्टेज ऑफ क्लाइमैक्स के, यार ये मुझे यहाँ पे हार्ट अटैक की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो वो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रिवेंशन होती हैं जो आपको आप कर भी सकते हैं, और कौन सी चीज़ें होती हैं ऐसी जो आपको नोटिस करनी चाहिए कि यार ये प्रॉब्लम है तो मैं इसको देख लूँ पहले। अच्छा, इसके अंदर ना सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो है स्क्रीनिंग और अवेयरनेस का। ओके, ठीक सही है, है। क्योंकि जब हमें एक चीज़ के बारे में पता होगा, जब हम उस बारे में सोचेंगे, एक चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है तो हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं। और स्पेशली जहाँ हम रहते हैं, तो हम जो है ना मोस्ट ऑफ द इग्नोरेंट कंट्रीज़ में से आते हैं कि हमें इग्नोर करना पसंद है जब तक वो चीज़ हमें हर्ट ना करे। तो आपने बात की सिम्टम्स। अच्छा, अब अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है सांस का फूलना, या फिर आपको फीलिंग ऐसी आए जिसमें आपको ऐसा लगे कि बहुत अनईजीनेस है। ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका जो है रिस्क फैक्टर्स ऐड होते जा रहे हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का आपका लेवल बढ़ना है, या आपने स्मोकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कर दी है। हम सोचते हैं कि हम जो है ना इन चीज़ों को कम कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी, बट इवेंचुअली ये जो है वो कैस्केड होता है जो कि हमें लीड्स कर रहा होता है। अब हम स्पेसिफिकली अगर बात करें एमआई की या फिर हार्ट अटैक की, तो हार्ट अटैक जो होता है वो बहुत सडन होता है। ठीक है, उसकी डिलेड प्रेजेंटेशन बहुत रेयर होती है। तो जिस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए, तो ये तो हमने अर्ली सिम्टम्स बात कर ली। जो इमीडिएट सिम्टम्स है उसमें ये, अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, कोई भी पर्सन है उसको चेस्ट पेन हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसको सोचनी है, जो उसको करनी है, वो ये कि वो रश करे अपने करीबी हॉस्पिटल की तरफ, अपने करीबी मेडिकल सेंटर की तरफ, अपनी कोई भी करीबी मेडिकल फैसिलिटी की तरफ जहाँ पे उसको ये चीज़ पता हो कि मेरी ईसीजी हो सकती है। बिकॉज ईसीजी इज़ बहुत सिंपल सा टूल है, सही है, और आप यकीन माने इट्स ऑलमोस्ट टेक 30 सेकेंड्स कि वो हो जाती है। इसी और अगर वहाँ पे डॉक्टर फैसिलिटी अवेलेबल है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो वो बता सकता है कि इज़ देयर समथिंग रॉन्ग। अगर वो ये बता सकता है समथिंग रॉन्ग, तो वो आपको रेफ़र भी कर सकता है किसी निजी या फिर किसी हॉस्पिटल में जहाँ पे कार्डिक फैसिलिटी हो। तो सबसे मेजर रोल जो है आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको चेस्ट पेन हुआ है। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार ये तो गैस्ट्रिक हो रहा है, सही है, मैदा ख़राब हो रहा है, ज़्यादा खा लिया, पाए खा लिए, निहारी खा ली, इस वजह से हो रहा है। देखिए, हमें उस चीज़ के बारे में सोचना है कि जिससे हमारी जान जा सकती है। सही है, गैस्ट्रिक कैन नॉट हार्म करेगा वो, बट डजंट टेक योर लाइफ।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नहीं तो गैस्ट्रिक पेन में और इस वाले पेन में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? हाँ, अब इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1 कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवीनेस हो रही है, सही है, तो उसमें आपको जो है एक्शन लेना चाहिए। सेकंड, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम इसको कहते हैं टिपिकल चेस्ट पेन या एटिपिकल चेस्ट पेन, यानी कि ये क्या कार्डियक ओरिजिन है या नॉन कार्डियक ओरिजिन है, वो कैसे पता चलेगा? अब वो चेस्ट पेन जो आपके चलने के साथ बढ़ता है, नंबर 1, और जब आप बैठते हैं या रेस्ट करते हैं या रेस्ट पोजीशन सही पे हो आते जाता है। हैं, वो बेहतर हो बेहतर जाता हो है। जाता सही तो मैं नहीं बोलूँगा, बेहतर हो जाता है आपको, मतलब यू फील रिलैक्स या यू फील कोई ईज़। एफर्ट के साथ मतलब एफर्ट के साथ बिल्कुल, वो बढ़ रहा है। बिल्कुल। ओके। तो पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये होती है इसके अंदर कि जो चेस्ट पेन अगर ये मूव कर रहा है, जिसको हम रेडिएशन कहते हैं, आइदर शोल्डर्स में जा रहा है, नेक में जा रहा है, जॉ में जा रहा है, सही है, तो ये चेस्ट पेन अगर आपका जो है मूव कर रहा है, कहीं रेडिएशन कर रहा है, तो आपको पता हो जाए। तीसरी चीज़ होती है कि इसे हम कहते हैं डायफोरेसिस, यानी कि बहुत ज़्यादा अनईजीनेस के साथ पसीने आना। ये कहते हैं ना, पसीने छूटने शुरू हो गए, हाथ पैर ठंडे होने लग गए। तो ये 3 अलामात ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए। चौथी जो इसके अंदर सिम्टम आता है वो थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि उसको हम इसलिए वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये है कि चेस्ट पेन एक दवा होती है, उससे अगर ठीक हो रहा है तो उसे हम नाइट्रेट कहते हैं, क्योंकि अब हर किसी के पास तो वो फैसिलिटी नहीं है। तो अगर ये 3 चीज़ें या 3 अलामात भी लोगों को पता हो या ये अवेयरनेस उनमें आ जाए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम जो है बहुत चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा गोल है कि टाइम इज़ मसल। सही है, हार्ट हमने बात की, इट इज़ अ मसल। तो आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो जो टिकिंग एटम बॉम्ब है ना, वो स्टार्ट होगी। अच्छा। हाँ, अब वो रिवर्स काउंटडाउन स्टार्ट हो गई है, वो कभी भी बर्स्ट हो सकती है, बिकॉज वी नेवर नो कि हार्ट अटैक का बर्डन कितना है। वो मैसिव है, छोटा है, बहुत बड़ा है, लाइफ थ्रेटनिंग है, क्रूशियल है। जितनी जल्दी हम हॉस्पिटल पहुँचेंगे, इतना ज़्यादा जो हार्ट का मसल है हम सेव कर सकते हैं अर्जेंट इंटरवेंशन के साथ। अगर हम पहुँच ही नहीं पाए, डिले प्रेजेंटेशन हो गई, तो उसके रिजल्ट्स बहुत लीथल होते हैं। तो उसमें ये होता है कि लोग पे मेकअप नहीं कर पाते सारे पेशेंट्स जो होते हैं, क्योंकि वो इवेंचुअली अगर कोई 40 ईयर्स से प्लस है तो उसके साथ रिस्क फैक्टर्स बहुत होंगे। इवन 20, 25, 30 ईयर्स के जो लोग होते हैं यंग पेशेंट्स के अंदर, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत सडन होती है। वो ऐसे होते हैं कि अभी दोस्तों के साथ आए, चेस्ट पेन हुआ, सीरियस नहीं लिया उन्होंने क्या किया, किसी को दिखा दिया, घर में किसी से कोई टोटका पूछ लिया, कुछ कर लिया, अब बैठ गया। बट जब उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हुई, यानी कि उनको कॉम्प्लिकेशंस जब स्टार्ट हो गई, फेफड़ों में पानी भरना स्टार्ट हो गया, सांस का फूलना स्टार्ट हो गया, चला नहीं जा रहा और हाथ पैर फूलने लग गए, फिर वो हॉस्पिटल में लैंड करते हैं, और इवेंचुअली उनका फिर जो हम बात करेंगे आगे की जो प्रोग्रेस होती है वो उस हिसाब से नहीं हो पाती। तो ये चीज़ है कि इनिशियली हमें इस चीज़ पे जो है, इन सिम्टम्स अगर हमें इस चीज़ का पता हो, तो हम टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, ईसीजी करवा सकते हैं, दैट कैन सेव लाइफ्स। अच्छा, सिम्टम्स जो आपने बताए ये हार्ट अटैक से पहले के हैं जी। या जिस वक्त हार्ट अटैक हो रहा होता है ये उस वक्त के सिम्टम्स है, राइट? कि आपकी सांस फूल रही है और आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है और विद एक्टिविटी आपके पेन, चेस्ट पेन बढ़ रहा है। जी। अच्छा, ये जो इवेंट्स को ये लीड करता है पूरा, जी। इससे पहले हाउ कैन वी चेक कि यार हम इस पैटर्न पे, इस रास्ते पे तो नहीं चले गए? क्या चीज़ें इंटैक्ट आपको देखनी पड़ती हैं अपनी हेल्थ के अंदर? इन पैरामीटर्स पे देखना पड़ता है कि यार ये शुड बी इन कंट्रोल, जैसे वेट हो गया, ये सब चीज़ें हो बिल्कुल। गई, तो उस पर थोड़ा सा एक्सपैंड करें आप। ठीक है, देखें, जो मैंने जिस तरह बात की थी कि ये अगर हम सिम्टम से पहले स्क्रीनिंग की तरफ आते हैं कि एक बंदा अपनी स्क्रीनिंग कैसे कर सकता है, तो उसमें बहुत इजी चीज़ें हैं जो मतलब बहुत इजीली आप उसको देख सकते हैं। नंबर 1, हमें जो है सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए अपने बारे में। इसकी एक मिसाल ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं आपने अपना ब्लड प्रेशर आखिरी दफ़ा कब चेक किया था खुद से, ये नहीं कि जब बीमार हुए तो किए, तो आप इसका यही जवाब देंगे कि यार मुझे तो याद नहीं है। ठीक है, सेम अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी इसको ये बोलूँगा कि हम लोग अपना उस हिसाब से ख्याल नहीं रखते, और ये एक फैक्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये सवाल हम कर सकते हैं कि लास्ट टाइम आपने अपना हेल्दी होते हुए चेकअप कब कराया था, कि यार मैं ठीक हूँ बिल्कुल, बस मैं देख लूँ कि एवरीथिंग इज़ फाइन। यानी ये बहुत कम लोग, अगर मैं रेशो बताऊँ आपको तो 0.3% जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रूशियस होते हैं लोग अपनी उनका लाइफ मजाक को भी उड़ाते लेके। हैं, हफ्ते भी बोल हाँ देते हैं उनको। बिल्कुल ऐसे ही, वो कहते हैं कि यार ये तो, बट ये चीज़ जो है बाहर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा Common है। हुआ। वहाँ एनुअल स्क्रीनिंग होती है, मंथली स्क्रीनिंग होती है, 3 मंथली स्क्रीनिंग होती है, क्वार्टरली स्क्रीनिंग होती है, इवन कंपनीज़ में होती है, एम्प्लॉयज़ की होती है। वो क्यों होती है? वो सिर्फ इसलिए नहीं होती देखने के लिए कि यार मेंटल प्रेशर कितना है, या हम हर चीज़ को अब ले जाते हैं कि मेंटल हेल्थ कैसी है, बट हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है, जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर हमारी बॉडी खड़ी हुई है। ब्लड के वेसल्स हो गई या जो हमारा हार्ट सप्लाई कर रहा है, ये बेसिकली बेस फाउंडेशन है। अच्छा, अब हम कैसे चेक कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ इसके अंदर जो कॉमन सी वो ये है कि हम अपने आप को ग्रेड कर सकते हैं कि हम कितना वॉक कर सकते हैं।
ओके, ठीक सही है। एक पर्सन है वो जब अगर उसके अंदर वॉक की आदत आ जाएगी, अगर वो टहलना शुरू करेगा, तो उसके बाद उसको ये चाहिए कि वो अपनी वॉक को बढ़ाए, ताकि वो देखे कि उसकी जो लिमिट है कि वो कितनी अमाउंट ऑफ वॉक करने के बाद या स्टेप्स करने के बाद, क्योंकि अब हमारे पास गैजेट्स भी हैं, कि वो थक रहा है या उसके अंदर सांस फूल रहा है। ये चीज़ वो अपनी डॉक्यूमेंट कर सकता है, या तो अब आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आपका रिस्क कितना है। फिर उसके बाद वो अपना लाइफ स्टाइल को कैसे कैलकुलेट कर सकता है, अपना बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर वो देख सकता है कि बॉडी फैट कितनी है, आपकी वेस्ट की सर्कमफ्रेंस कितनी है। सही है। तीसरी चीज़ आती है, फिर आप ये देख सकते हो कि आप हेल्दी खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। सही है। उसके अंदर एक पूरी जो है अलग वो है कि इसमें मतलब बात करने की ऐसा ज़्यादा वो नहीं है कि आपको पता है कि अब आप मतलब हेल्दी फूड क्या है, हेल्दी फूड क्या नहीं है, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्या कंज्यूम नहीं कर रहे। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको अगर हम वो करेंगे, फिर जाके बात आएगी हमारी हैबिट्स के ऊपर। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों के लिए ठीक हो, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि ये हो गई प्राइमरी स्क्रीनिंग। अच्छा, वॉक का जो आप कह रहे थे जी। बेसिकली, उसमें इज देयर सर्टेन टाइम पीरियड कि यार इतने टाइम पीरियड में इसका अगर सांस फूल रहा है, मैं फॉर एग्जांपल कोई घर पे बैठा हुआ है एंड ही कैन नॉट डू टेस्ट एंड स्टफ, और वो बोलते हैं यार मैं खुद ही अपने आप को आई वांट टू चेक कि यार मैं किस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, सो ही गोज टू अ पार्क टू वॉक, तो वॉक कर पा रहा है, उसको किस तरीके से मेजर करेगा कि कितने टाइम में उसका सांस फूल रहा है, या इज ही स्वेटिंग अ लॉट, ये क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर? अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। अगर हम इसको गेज करें या हम टेस्ट जो करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, वो तो होता है ट्रेडमिल के ऊपर। ओके, ठीक सही है। है। हाँ, अगर हम इसको एज अ मेट्रिक टेस्ट करना चाहें घर के ऊपर, तो या फिर घर में तो ट्रेडमिल हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती। आपने बताया पार्क में अगर वो करना चाह रहा है, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि वो कितने माइल, पहले तो वो देखे कितने माइल्स ही कैन वॉक, कि वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो रहा है। अगर वो 4 to 5 माइल्स जो है वो वॉक कर सकता है, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू अगर हम उसकी बात करें तो वैसे बहुत ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारी रिसर्चेज जो होती हैं वो बाहर होती हैं। अगर आप लेट सपोज 2 to 3 माइल्स भी ले लें इन 1 वीक या 2 वीक या 3 वीक, वो उसको अचीव कर पा रहा है एंड ही इज़ हेल्दी विद नो रिस्क फैक्टर्स और नो अदर डिजीज़ जो उसकी जो उसकी जो मोबिलाइजेशन है उसको लिमिट करें। ये ना हो कि उसके पैर में दर्द हो या कोई मसला है, तो उसको फिर वो गेज कर सकता है। अगर वो 3 to 4 माइल्स अगर ही इज़ वॉकिंग, मैं जॉग की या स्पीड या रन की स्प्रिंट की बात नहीं कर रहा, और उसमें उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं हो रही, तो इट्स गुड इनफ। फिर वॉक से फ़ायदा क्या होता है, सिर्फ हार्ट नहीं, आपकी बहुत सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं। आपको पता लगता है कि आपकी जो पेरिफेरल वेसल्स हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उनको ये चीज़ डायग्नोस ही नहीं होती कि उनकी जो पतली शरीयान है, जिसको हम पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, उनमें भी मसले हैं। यानी कि उनका कार्डियो से डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं होता, उनका ये होता है कि यार इनकी जो पैरों की शरीयानें हैं या नसें हैं, हम चलते हैं तो वहाँ पे जो है ऐसा लगता है कि वो चीज़ें फड़क रही हैं या दर्द हो रहा है, या ये सारी चीज़ें भी आप इससे गेज कर सकते हो। तो बात ये है कि वॉक की जाए, और दूसरा सेल्फ जिस तरह आपने कहा था उसमें ये कि देखा जाए कि वो कितना वॉक कर सकते हैं, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसको कितने माइल्स के ऊपर आ रही है, या वो थकन जो उसको हो रही है। सही है। और इसके साथ अगर वो चाहे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। फिर उसके बाद हम बात करें यंग पेशेंट्स की, तो उसमें कुछ स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं। सही है, जिसमें हमारे पास कैल्शियम स्कोरिंग होती है देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पैदाइशी जिनको या जेनेटिकली जिसको हम कहें, उनके अंदर इन चीज़ों की सस्पेक्टिबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, सही है। तो उसमें ये स्क्रीनिंग टूल्स काम आते हैं, जो हमें बता सकते हैं कि बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें हैं शरीयानों से शुरू होती हैं, सही कि है। प्लाक बनता है गॉट और इट, वो या एडअप होता जाता है, बिल्डअप। वो तो नैरो होती जाती हैं, देन बिल्कुल, इवेंचुअली वो हाँ, उसमें कोई जब क्लॉट फंस जाता है। जी, जब वो क्लॉट फंसता है हम तो वो देखते हैं, मतलब जो हमें नज़र आता है कि चेस्ट पेन हो गया, उससे पहले तो सिम्टम्स नहीं होते। तो उसका बर्डन चेक करने के लिए जो है हम काफ़ी सारी चीज़ें अब आ गई, इंट्रोड्यूस हो गई हैं, पहले से थी लेकिन अब बहुत कॉमन है, लोग कराते भी हैं, जिसमें कैल्शियम स्कोरिंग है, सीटी स्कैन है, जो कि नॉन इन्वेजिव है। आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अंदर जाओ, कोई चीज़ इंटरवीन करो, तो आप स्कैन्स करा सकते हो। उसके अलावा लिपिड प्रोफाइल आप चेक करा सकते हैं अपनी, के कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं। और मज़ीद अगर आप टेस्ट कराना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस कितनी है। इस तरह मैंने आपको बताया ट्रेडमिल टेस्ट होते हैं। उसमें ट्रेडमिल टेस्ट में क्या होता है बेसिकली? बेसिकली ट्रेडमिल टेस्ट में ये होता है कि आपके ईसीजी मॉनिटर्स कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, फिर आपसे वॉक कराई जाती है। उसमें हमारे पास जो होते हैं 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में ये होता है कि हम आपसे बिल्कुल ही नॉर्मल वॉक कराते हैं, फिर इवेंचुअली उसकी जो इंक्लाइनेशन होती है वो भी बढ़ती है, स्पीड भी उसकी बढ़ती है 5 किलोमीटर के हिसाब से। तो उसमें देखना होता है कि कितने स्टेजेस जो है पेशेंट या पर्सन वॉक कर पा रहा है, और उस ड्यूरेशन ऑफ द वर्क में इस टेस्ट का फ़ायदा क्या होता है, एक तो हमें पता लग जाएगा कि वो कितने पैरामीट्रिक पे कितने मिनट्स उसने वॉक कर ली, दूसरा है कि उसकी वजह से उसके ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे।
लाइव मॉनिटरिंग भी हो रही होती है, तो कार्डियक स्क्रीनिंग भी हो रही होती है, जनरल हेल्थ स्क्रीनिंग भी हो रही होती है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हार्ट हेल्थ और हार्ट एज का क्या कॉन्सेप्ट है? कि यूजुअली लोग कहते हैं कि यार योर हार्ट इज़ प्रॉब्ली ओल्डर देन यू थिंक, तो ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कोई 28 ईयर्स का है, उसका हार्ट जो है वो 40 प्लस एज में चला जाए, ये क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, इसमें जो है बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह मैंने इनिशियली आपको बताया था कि हार्ट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन और द लास्ट ऑर्गन, द ओल्डेस्ट ऑर्गन इन योर जी, बॉडी। ओल्डेस्ट ऑर्गन, क्योंकि ये स्टार्ट करता है बीट करना इन द बेसिकली जब आप वोम में होते हैं, यस। ठीक है, और जब से ये काम करता आ रहा है। तो अगर हम बात करें तो हार्ट एज का मकसद ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हार्ट की एज जो हम कैलकुलेट करते हैं वो ऐसे कर सकते हैं कि बेसिकली एग्जैक्ट एज तो उसको नहीं कहते, कि उसकी हम देखते हैं कि वो काम कैसा कर रहा है, वर्क पावर कितनी है, ठीक है। उसको डिफरेंट हमारे मोडेलिटीज़ होती हैं जिससे मेजर किया जाता है, जिसमें इको हो गया, सीटी हो गया, एमआरआई हो गया, बट जो इजी सीन ये है कि हार्ट आपका पंप कितना कर रहा है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर कितनी है, आइदर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो वो हमें जो है इमेजिंग से पता लग जाता है, या और भी डायग्नोस्टिक टूल है। तो इससे हम पता लगाते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आइदर ओपीडीज़ में जा रहे होते हैं और बहुत डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं सांस के उसके ऊपर कि भाई सांस ठीक नहीं हो रहा, वो जिसे हम कह सकते हैं कि डायग्नोस नहीं हो रहे होते हैं। तो सिंपल अगर एको करके देखा जाता है तो फिर उसके बाद पता लगता है यार इसका हार्ट जो है वो तो सिर्फ 20% काम कर रहा है, सही है, आइदर 20 ईयर्स ऑफ एज, 30 ईयर्स ऑफ एज। तो ये चीज़ें बहुत लेट डायग्नोस होती हैं, तो इसका यही कॉन्सेप्ट है। तो फिर उससे हम कहते हैं कि यार देखने में तो ही इज़ ओनली 20 ईयर्स, बट इसका जो हार्ट है वो अगर हम बात करें एक 70 या 80 साल जो बंदा होता है जिसके अंदर 6 या 7 रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसका वो है। तो फिर उससे होता है क्या है, जब हम उसको ये चीज़ न्यूज़ ब्रेक करते हैं तो एक इमोशनल जिसे हम कह सकते हैं कि, बट इसमें ये सोचने वाली चीज़ है कि फिर उसकी वजह से उसकी लाइफ इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस नहीं हुआ और वो उस चीज़ को लेके चला गया, चलता गया और फिर वो इवेंचुअली डिक्रीज़ होता है। और वंस आपका हार्ट का फंक्शन जो है बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं या कम ऐसी बीमारियां हैं जिसमें वो रिस्टोर हो जाता है। द एम ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है हमारा भी होता है कि हम प्रिजर्व उसको करें जितना बचा है। जी। अच्छा, रिवर्सिबल नहीं होता ये? रिवर्सिबल जब होगा जब वायबल होगा। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ भी बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, इवन हर कार्डियोलॉजिस्ट, हर डॉक्टर से ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब ये जो मेरा हार्ट का फंक्शन कम हो गया है या लॉस हो गया है, ये ठीक हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा? तो जब हम उसको अगर ये बताते हैं कि तो उससे पहले हमें वाइबिलिटी देखनी होगी, तो उन चीज़ को ये चीज़ समझ नहीं आती। बेसिकली देखें, एक होता है क्या है, एक पेशेंट है या फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं, हार्ट है, उसको सप्लाई नहीं जा रही। सप्लाई क्या है? ब्लड है, विच इज़ न्यूट्रिशन। तो दो सिनेरियोज़ होते हैं, एक तो होता है हमने बात की मेजर हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक में तो हो ये रहा है कि जब सप्लाई नहीं गई, हार्ट का फंक्शन जो है वो लॉस होना शुरू हो गया, सही। दूसरा सिनेरियो क्या है कि बहुत कम सप्लाई जो थी, जिसे हम कहते हैं वो कम जैसे आहिस्ता डिमिनिश्ड हो रही थी। तो उसमें क्या करता है, हार्ट के जो रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस करते हैं कि यार ब्लड कम आ रहा है, वो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, सही। यानी कि वो कहते हैं यार तो सप्लाई इतनी है तो हम काम ही कम करें। तो उन लोगों के अंदर भी हार्ट का फंक्शन अगर हम चेक करें तो वो कम आता है। नॉर्मल फंक्शन जो हम कह सकते हैं वो होता है 50 to 60% से ज़्यादा, सही है, 55 to 60% से ज़्यादा। इस तरह से अगर एक पेशेंट है वो आपके पास आया है, उसका आपने देखा कि इसका जो फंक्शन है जिसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं वो आया 25%, तो बहुत सिवियरली कम है, बहुत ही रिड्यूस्ड है। तो अब वो उसका फ़ौरन सवाल होता है कि क्या ये ठीक हो जाएगा? अब उसके लिए हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, आइदर इट्स वाइबल और नॉन वाइबल। जो मैंने सारी आपको बात बताई उसका ये हुआ कि उसमें हम ये देखते हैं कि क्या हमारी दवा देने से, क्या हमारी कोई इंटरवेंशन करने से, कोई एंजियोग्राफी करने से, एंजियोप्लास्टी करने से या इवन बाईपास करने से ये चीज़ ठीक हो जाएगी, ये चीज़ वापस आ जाएगी। तो उसके पर्टिकुलर पे टेस्ट होते हैं, वो भी डिफरेंट मोडेलिटीज़ है जो ये बताती हैं। आइदर देयर इज़ अ वाइबिलिटी स्कैन करते हैं इसमें, जिसमें पता लगता है कि वाइबिलिटी है या नहीं है। हाँ, अगर वाइबिलिटी नहीं है तो हमारा एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा कि उस हार्ट का फंक्शन जितना रिड्यूस हो गया उसको प्रिजर्व करें, बचाएं इसको, जितना जी बचा है बिल्कुल, उसको ही सेव हाँ, कर लें। जो अब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर बनाया जाए, उसको उन दवाओं पे रखा जाए कि ये चीज़ वर्सन ना हो, क्योंकि फिर एक सिनेरियो अलग हो जाता है, पूरी जो है ना पूरी डायनामिक्स अलग हो जाता है। और अगर वाइबिलिटी है तो हम उसको कैसे रिस्टोर करें, तो ये चीज़ है। फिर वो रिवर्स भी हो सकता है जी if it's बिल्कुल viable। बिल्कुल। अच्छा,
आजकल जो मॉडर्न डे पाकिस्तानी हैं, फॉर एग्जांपल जेंजीज हैं हमारे, इवन मिलेनियल्स भी जो हैं, इनका जो लाइफस्टाइल बन गया है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पूरी पूरी रात जागने का कल्चर स्टार्ट हो गया है. व्हाट डू यू थिंक इज़ द बिगेस्ट कल्प्रिट दैट लीड्स टू ऑल दीज डिसऑर्डर्स इन द ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर आजकल आप देखें कि लेट नाइट जागना है, वेपिंग का, आज वेपिंग की भी अलग से हम जी बात करेंगे, इट्स डिफरेंट क्वेश्चन, बट आई एम आस्किंग यू व्हाट डू यू थिंक इज़ द बिगेस्ट कल्प्रिट कि वेपिंग हो गया, लेट नाइट आपकी स्नैकिंग हो गई, जो स्नैकिंग का बड़ा वो चला हुआ है यार, कि जी वो इवन मार्केटिंग भी जो इस तरह की से आजकल होती है, बिल्कुल दैट्स ऑल बेस्ड ऑन स्नैकिंग, लेट नाइट क्रेविंग्स, 3 3 बजे 4 4 बजे पिज़्ज़ा बर्गर, ऑल दीज काइंड ऑफ जंक फूड पीपल आर कंज्यूमिंग, पूरी पूरी रात जाग भी रहे हैं, कुछ लोग तो काम भी करते हैं, आपको पता है सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जी भी देयर लाइफ स्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट, वेपिंग का भी जो है वो साथ साथ चल रहा है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर लॉट ऑफ स्ट्रेस, स्पेशली इन द सिटी वी लिव इन. तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द बिगेस्ट कल्प्रिट इन दिस, कि यार सबसे बड़ा अगर आप रेट करेंगे सबसे बड़ा कल्प्रिट यार ये फॉर एग्जांपल वेपिंग है, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? अच्छा देखिए, एक बहुत फेमस कोट है, स्टार्ट करने से पहले मैं उसको थोड़ा सा कोट करूँगा कि मुझे एग्जैक्ट ऑथर याद नहीं है, वो नहीं याद, बट इसमें ये है कि मिस्टेक्स डोंट किल यू, हैबिट्स डू. ठीक है, आप जो चीज़ें अपनाने जा रहे हैं या जो आपकी आदत बनेगी उसकी वजह से आपको नुकसान होगा. फॉर एग्जांपल आपको अगर लेट नाइट क्रेविंग होती है, आपने एक दफ़ा खा लिया, तो वो अगर आप उसको, जिसे हम यूज़ करते हैं, जैसे आपने जैसे कहा कि वो अगर आप उसको ट्रेंड करेंगे, ठीक है, या आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं एवरी 7 to 8 डे या एवरी 4 डे आपने अगर अपना ये किया हुआ है, तो वो इमीडिएटली और डेफिनेटली आपको हार्म करेगी. ठीक है, हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए हार्मलेस है और क्या चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है. अब आपने जितनी भी चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें जो है कंट्रीब्यूट करती हैं रिस्क फैक्टर्स की तरफ. आइदर वो आगे जाके जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में पैदा करेगा, दैट एंड अप विद द डायबिटीज़. आइदर वो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप कराएगा, दैट एंड अप विद योर क्या नाम है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया. आइदर वो जाके आपकी जो शरियाने हैं उसके अंदर मसला पैदा करेगा, जिसको हम कहते हैं, मतलब बेसिकली जो हार्ट की लाइनिंग है ना, जब उनका डिसफंक्शन स्टार्ट होता है तो सारी कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है. उसके अंदर अब जितने भी आपने चीज़ें बताई वो सारी कंट्रीब्यूट कर रही हैं. सब कंट्रीब्यूट हाँ जी, जिसमें वेपिंग भी है, जिसमें स्मोकिंग भी है, जिसमें कोई से भी स्मोक आप ले लें वो है, जिसमें डैश डाइट भी है आपकी, कि जिसमें सारा जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें आ गई. ठीक है, जिसमें हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, रात रात को सॉफ्टवेयर हाउसेस में जो लड़के बैठते हैं, लेकिन अब उसमें ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जिम भी जाते हैं, जो वो भी जो अपना ख्याल रखते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, हाँ, तो उनको आप कह सकते हैं वो अपना जो है देख रहे हैं, अपना ख्याल कर रहे हैं. बट रात भर जाग रहे हैं, वो रात की जी नींद हाँ, नहीं ले रहे, तो दैट बिल्कुल इज अ कंट्रीब्यूटिंग बिल्कुल फैक्टर एज वेल बिल्कुल एज बिल्कुल. मच एज आई थिंक. क्योंकि जो ऑप्टिमम स्ट्रेस और रेस्ट का रेशियो है वो यही है कि एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स की स्लीप आपको चाहिए. अगर आप वर्कआउट नहीं करें, अगर आप वर्कआउट करते हैं, आपकी जो है आपको रिस्टोरेशन अगर चाहिए बॉडी की, या आपने अगर पूरे दिन जो है वर्कआउट किया, आप कोई किसी भी किस्म का वर्कआउट हो सकता है, आइदर एरोबिक्स है, ज़रूरी नहीं कि आप वेट्स उठा रहे हैं, वो सारी चीज़ें, उसके साथ फिर आपको वो आपका रेस्ट का रेशियो बढ़ जाता है, वो फिर 10 to 11 आवर्स हो जाता है. बट डेफिनेटली स्पीकिंग इन कराची या इन पाकिस्तान इवेंचुअली वो पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि 35 ईयर्स से पहले जो हमारा वर्किंग लाइफ स्टाइल है उसमें स्ट्रेस इतना हमने बढ़ा दिया है, और जो एल्डअप होता जाता है डे बाय डे, कभी कोई न्यूज़ आ गई, कभी कुछ हो गया, तो उसके साथ स्लीप डिस्टर्ब होती है. स्ट्रेस सॉरी मैं उस पे वो कर रहा हूँ, स्ट्रेसर्स बहुत ज़्यादा है कि स्ट्रेस इज अ लॉट. बिल्कुल. और दैट इवेंचुअली देखें, स्ट्रेस जो होता है वो आइदर मेंटल हो, फिज़िकल हो, या सोशो इकोनॉमिक हो, या कोई सा भी हो, वो आपको इस चीज़ पे मजबूर करता है कि आप अपनी रूटीन को डिस्टर्ब करते हैं. जब आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती है, आपका लाइफस्टाइल जो रहता है वो इफ़ेक्ट होता है. लाइफस्टाइल जब आपका इफ़ेक्ट होगा तो आप शॉर्टकट्स लेंगे. सही है, मैं अभी हम हैबिट्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम चीज़ों की बात कर रहे हैं. शॉर्टकट्स में फिर आपके पास ये होता है कि अगर आपको पता है साथ, मतलब यू हैव नो के घर पे खाना खाना है, तो आप ये कहोगे यार अभी मैं एक और काम कर लेता हूँ, अभी मैं ये बाहर से कुछ खा लेता हूँ. तो वो चीज़ें जब आपकी आदत बन जाएंगी तो वो डेफिनेटली आपको बहुत हार्म करती हैं. अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का क्या सीन है? हम देख रहे होते हैं कि आजकल ये बहुत हो गया है कि पूरी आपकी जो एल्गोरिथम है जी वो, अगर आप कोई एक हेल्थ की वीडियो देख लो तो फिर वो हर बंदा, पता नहीं डॉक्टर होते भी नहीं होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंजा हैं, क्या हैं, कि वो बैठ के आपको पूरी गाइडलाइन दे रहे होते हैं यार कि ये वाली डाइट ले लो तो ये रिवर्स हो गया, ये वाली डाइट ले लो तो वो हो जाएगा. कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हो रही हैं बार बार कि कोलेस्ट्रॉल इज़ गुड फॉर यू. अब ये बहुत सारी वीडियोज ऐसी आती हैं कि उसमें आपको बोल रहे होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज़ गुड, कि कोलेस्ट्रॉल तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इट्स अ नीड for your cells to function or something like that. So what is your take on that? कि cholesterol is bad, is good? क्या सीन है इसका? देखिए, अब इसके अंदर ना दो चीज़ें. पहली चीज़ें, अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं, दे आर हेयर फॉर अ पर्पस. सही है, सही है. obviously, और वो फिर बात होती है इंटरसेलुलर लेवल के ऊपर. सही है. अगर हम इस चीज़ की बहस से ही हट जाएं,
हम सिर्फ ये देखें कि हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं और जो चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं, सही है, अगर हम इस पे फोकस करें तो हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो सकता है। सही है। अब जितनी भी, जिस तरह मैंने आपको बताया, चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर हम उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, सही है, तो पॉइंट ये होना चाहिए, जो भी ये बंदा क्वेश्चन करता है, जिसको भी कन्फ्यूजन हो सकती है, कि हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं उस चीज़ के ऊपर जो हमारे हाथ में ही नहीं है। हमें अनकंट्रोलेबल थिंग्स के ऊपर फोकस ही नहीं करना चाहिए, हमें कंट्रोलेबल चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल के अंदर, अब जिस तरह आपने मुझे बताया कि हर कोई ये कह रहा है कि ये डाइट फॉलो कर लो, ये डाइट फॉलो कर लो, पहले तो आप ये देखो कि आप क्या खा रहे हो, आप क्या चीज़ खा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक चीज़ नहीं कर सकते और आप इतना एडवांस मील प्लान ले लो और फिर वो आप एंड अप हो जाओ कि ना वो आप कर सको, उल्टा आपको उससे हार्म होने फॉलो लगे। नहीं करते फिर लोग, वो बिल्कुल। डिसिप्लिन क्रिएट नहीं होता। अच्छा, सारी चीज़ें सबके लिए कस्टमाइज होती भी नहीं। सही है, एक बंदा है उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज है, बी पर्सन है उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज है, सी पर्सन है उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज है। तो अगर एक मील है वो सबके लिए एक जैसी नहीं है। आपको देखना पड़ेगा आप कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, करते भी हैं नहीं करते, तो उसके हिसाब से वो चीज़ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। अच्छा, अब बात की आपने कि भाई कोलेस्ट्रॉल का इतना वो हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का इतना वो हो रहा है, तो इसका सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको ऐसा लगता है डाइट प्लान का मसला है ये, तो कोई भी चीज़ इनिशिएट करने से पहले आप अपनी जो है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवा लें। उसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं, सही है, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक कंसर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसको इस चीज़ों का पता है, और वो उससे आप कंसर्न करें। उससे फ़ायदा क्या होगा? हम समझते हैं दवा खाना बहुत बुरी बात है, लोग भागते हैं, बट अगर आपके अंदर एक टेंडेंसी ऐसी है, एक रिस्क फैक्टर ऐसा है जो कि डॉक्टर आपको बता रहा है कि भाई ये चीज़ की दवा आपको खानी पड़ेगी, अगर आप नहीं खाएंगे, आप डिसलिपिडेमिक हैं, अगर आप नहीं खाएंगे तो इवेंचुअली कोई आपको फारिज हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, कोई ऐसा इवेंट हो सकता है कि जिसके ऊपर फिर आप बाद में जो है आपकी लाइफ स्टाइल ज़ाहिर सी बात है ख़राब हो जाएगी। आपकी मोबिलिटी, अगर किसी को फॉर एग्जांपल यंग एज में फालिज होता है तो उसकी लाइफ स्टाइल क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि हमेशा तो रिवर्सिबल नहीं होगा ना। तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ लग रही है, आप उसकी स्क्रीनिंग कराएं। स्क्रीनिंग कराने के बाद एक लाइसेंस डॉक्टर के पास या एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जिसको उस चीज़ की नॉलेज हो, उसको वो चीज़ आप कंसर्न करें कि भाई ये चीज़ है, इज़ इट परफेक्ट, इज़ फाइन, तो आपका आधा स्ट्रेस कम हो जाएगा जो आपको डिफरेंट न्यूज़ से, डिफरेंट सोशल मीडिया की चीज़ों से, या जो आप सुन रहने में आ रहे हैं, लोगों के साथ बैठने में आ रहे हैं। अच्छा, इज कोलेस्ट्रॉल गुड फॉर यू और इट्स बैड फॉर यू? देखें, मैंने वही वाली बात आपसे की कि इस पे ये कहना गुड या बैड, ये इस तरह से है कि फैट्स जो होते हैं उसके ही डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे पास कोलेस्ट्रॉल। तो फैट्स जो हैं, अगर हम एक बैलेंस डाइट की बात करें तो इज़ अ पार्ट ऑफ इट। सही। हाँ, अगर लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाए, सही टाइम पे लिया जाए, आपकी डाइट के अंदर शामिल, तो इट इज़ गुड फॉर यू। वंस ये आपकी बॉडी के अंदर अगर जो है आपका रिस्क बढ़ा रहा है, जिसको हम क्यू रिस्क कहते हैं, या ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के साथ प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको आपको फिर कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, डिफरेंट टाइप की डाइट्स जी। आजकल मार्केट में इन है। कोई कीटो बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई फास्टिंग बेच रहा है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द राइट फिट और समथिंग दैट पीपल कैन ईजिली फॉलो, जो रिजल्ट्स भी दिखाए उनको? और दूसरा, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन प्रिवेंशन की भी काफ़ी बात हो रही है जी, कि लोग मेडिसिन नहीं खाते, बिल्कुल। अवॉइड करते हैं कि यार मेडिसिन से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यूजुअली मैंने खुद भी पर्सनली जो देखा है चारों तरफ काफ़ी लोगों में, कि पीपल विद हाई कोलेस्ट्रॉल वंस दे स्टार्ट द मेडिकेशन फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड एंड व्हेन दे आर आस्क्ड टू स्टॉप द मेडिकेशन, तो वो एकदम उनका कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाता है। ये क्या रीज़न होता है? देखें, इसके अंदर ना दो चीज़ें जो रिसर्चेस हैं, या जो पहले हम बात कर लेते हैं आपने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ना, सही पे, उसके बाद आते हैं डाइट प्लान के। तो इसमें यह है कि बेसिकली एक पेशेंट है, अगर हम उसको लेबल करते हैं, ही इज़ डिसलिपिडेमिक, सही है। डिसलिपिडेमिक का मतलब क्या होता है कि उसका कोलेस्ट्रॉल जो है वो अपनी रेफरेंस रेंज से बढ़ा हुआ है, सही है। तो उसमें हमें पहले ये देखना होता है, बेसिकली हम एल्गोरिदम्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, उसमें हम देखते हैं कि आइदर इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन पे रखें या सेकेंडरी प्रिवेंशन पे रखें। प्राइमरी प्रिवेंशन भी मेडिकेशंस आती हैं, सही है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में भी मेडिकेशंस आती हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन का मकसद ये है कि हम किसी बड़े कैटास्ट्रॉफ होने से बचा रहे हैं उसको, जिसमें हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके अंदर जो है आपका आइदर हम कह सकते हैं फालिज आ सकता है, जिसमें जो है कोई जिस्म का हिस्सा है वहाँ पे खून का अगर लोथड़ा जमा हो जाए तो काटने की नौबत आ सकती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इससे बचाने के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन होती है। सही है। फिर आती है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन जिसमें हो गया,
अगर सेकेंडरी प्रिवेंशन पे बात आती है तो लाइफ लॉन्ग कहानी है, लोग तो उसके लिए भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं यार डॉक्टर साहब तो मैं सही हो गया ना, हार्ट अटैक हो गया, स्टेंट डल गया, सारी चीज़ें हो गई, अब तो मैं ठीक हो गया। उनको फिर ये चीज़ समझ नहीं आती जब उनको कहते हैं कि भाई अब आपको ये दवा खानी पड़ेगी लाजमी। अच्छा, अब आपने बात की थी प्राइमरी प्रिवेंशन की। देखें पहले हमेशा जब भी हम पढ़ा करते थे 5 years बैक, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो लिखी हुई होती थी वो होती थी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। हर चीज़ के अंदर कि द ट्रीटमेंट स्टार्ट्स विद लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर उसके 3-4 वीक्स के अंदर रिजल्ट्स नहीं आ रहे देन यू गो फॉर द मेडिकेशंस। बट अब सिनेरियो चेंज है। वो चेंज कैसे है? नंबर 1, हमारी पॉल्यूशन कितनी है। फिर हमारा जो ईटिंग जंक, अगर इस पर रिसर्चेज हम देखें वो रेशियो कैसा है। फिर उसके बाद हम कंज्यूम ही नहीं करें कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं। अगर हम ज़्यादा खाने के बाद ज़्यादा कंज्यूम करें तो उसके बाद हम बात करें ना कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ जा रहा है, कैसा मतलब जा रहा कैलोरीज है। बर्न करें, उसको बिल्कुल बैलेंस आउट करें। बिल्कुल, हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ ही नहीं करें। वो चीज़ यूटिलाइज़ कैसे होगी? जब हम बर्न करेंगे। फिर दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि अब जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितनी भी रिसर्चेज हैं, स्पेशली हमारा जो रीजन है इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड ऑल जितना डेवलपिंग है, तो इसके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक तरह से फेड अवे होता जा रहा है। अच्छा जी ये इस पे भी एक और एक आपसे मैं एक सवाल यहाँ पे निकलता है। जी एक, जी मैंने खुद भी एक पर्सनल केस स्टडी इसमें देखी है कि अ यंग पेशेंट दैट वाज प्रेजेंटिंग हाई ब्लड प्रेशर सिम्टम्स एंड हाई ब्लड प्रेशर एज वेल, यस तो उनको मेडिकेशन पे लगा दिया गया यहाँ पे सही इमीडिएटली, और उनका वेट भी ज़्यादा था, ही वाज सही ओवरवेट एज वेल, Yes. कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था, विदाउट इंडिकेटिंग, विदाउट आस्किंग, और उनको बोलना है कि आपने बोला नहीं उनको डॉक्टर ने कि आप वेट कम करें, अपनी डाइट कंट्रोल करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, वेट कम करें, उन्होंने डायरेक्टली उनको मेडिकेशन में डाल दिया। अब यही चीज़ जब उन्होंने आगे किसी बाहर डॉक्टर को दिखाई, सही इस रीजन के बाहर डॉक्टर को दिखाई, जी। तो द डॉक्टर वाज शॉक्ड दैट द गाय इज़ यंग, एंड अगर वो ब्लड प्रेशर हाई भी सिम्टम्स वो प्रेजेंट कर रहा था, तो उसका अगर वेट कम करवा के और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके आप चेक करते तो वो मार्जिन देना चाहिए था। बट यहाँ पे डॉक्टर्स यूजुअली इमीडिएटली मेडिकेशन पे क्यों डाल देते हैं आपको, और वो भी ऐसी मेडिकेशन जो लाइफ लॉन्ग आपको खानी होती है। देखें इसमें ना 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि ये जो जितने भी केसेस होते हैं या जितने भी वो होते हैं कि अगर किसी डॉक्टर ने किसी को कोई दवा प्रिस्क्राइब किया तो वो किस सेटिंग में की है, उस टाइम उसकी असेसमेंट क्या थी। क्योंकि हम किसी भी या किसी की भी असेसमेंट के ऊपर ना क्लेम कर सकते हैं ना टेक ले सकते हैं। ठीक है, अब जो बंदा आपको बता रहा है, क्या पता उस टाइम पर उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली ब्लड प्रेशर्स की भी ग्रेडिंग क्लासिफिकेशंस होती हैं ना, कि एक होता है सिंपल, एक पेशेंट उसको पता चला उसको ब्लड प्रेशर है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, आपने मेंशन किया कि उसको सिम्टम्स थे, सही है। एक सिम्टोमेटिक पेशेंट हैविंग ब्लड प्रेशर्स विद द ओबेसिटी, 3 चीज़ें हो गई, इसमें रिस्क फैक्टर्स भी आ गए। चौथी चीज़ हो सकता है वो किसी ऐसे सिम्टम के साथ प्रेजेंट हुआ हो जिसमें एंड ऑर्गन आ रहा हो। फॉर एग्जांपल उसको ट्रांजिएंट लॉस ऑफ विजन हुआ हो, फॉर एग्जांपल उसको वीकनेस हुई हो, फॉर एग्जांपल उसको नक्सीर यानी कि एपिस्टेक्सिस, नाक से खून आया हो। तो इसमें एक बहुत बड़ा अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि उसमें से वो चीज़ कौन सी उस टाइम पे उस डॉक्टर ने असेस की होगी जो उसने उसको ये किया, और विद द टाइम वो चीज़ें ठीक हो गई होंगी, फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास गया होगा, फिर जो दूसरे डॉक्टर होंगे उन्होंने कहा होगा कि उसको ये भी करना चाहिए था, उसको ये भी करना चाहिए था। तो इट्स बेटर कि हम इन चीज़ों में पढ़ने से बेहतर हैं इस चीज़ पे काम करें कि हम चीज़ों को करने से रोकें, कैसे होने से कैसे रोकें। क्या आपने वही बोला ना कि लाइफस्टाइल चेंजेस अब स्लोली फेड अवे होते जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी इसमें वो नहीं मैंने मेरा कहने का मकसद ये था, फेड अवे का मतलब ये है कि उसका फॉर क्या नाम है फ़ायदा नहीं हो रहा। उस हिसाब से नहीं है अच्छा। कि यानी कि अगर हम बात करें ना डिजीज़ प्रोग्रेशन की, तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। यानी कि एक पेशेंट अगर आपके पास पहले आया करता था जिसको ब्लड प्रेशर के लिए आता था, उसको पता चलता था कि इसको ब्लड प्रेशर है, ठीक है, हम उसको कहते थे कि भाई आप अपने रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करें, आप ज़्यादा चलें, वेट लॉस करें, ये सारी चीज़ें करें। फिर उसके बाद आप 2 वीक्स की ब्लड प्रेशर चार्टिंग करके आएँ, फिर हम आपको देखेंगे, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा तो दवा देंगे, सही है। ये सिनेरियो ये है कि अगर आज के दौर में मोस्टली पेशेंट लैंडेड अप जब उनको सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, सही है। तो अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं और ब्लड प्रेशर आपका जो है वो स्टेज 2 से ज़्यादा बढ़ गया है, प्लस आपको ऐसा कोई इवेंट हो चुका है जो आप बता रहे हैं हमें, इसके साथ फिर आपके रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह एक जो मेंशन किया उसमें ओबेसिटी, तो अगर ओबेसिटी है तो कोलेस्ट्रॉल भी होगा, अगर नहीं भी है तो इट्सेल्फ ओबेसिटी इज़ द बेसिकली कह सकते हैं ना एक डिलेमा है जिसके साथ बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। तो उसमें आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, क्योंकि ये चीज़ आपको नज़र आ रही है कि मैं इसको 2 वीक्स का अगर लाइफस्टाइल चेंजेस दूंगा, सिर्फ दवा नहीं दूंगा, तो
वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, वो उसकी बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप उसको एडवाइस ही ना करें। आप उसको ये नहीं बोलें कि यार आप वॉक नहीं करो, आप सॉल्ट नहीं लो, आप क्या नाम है वेट लॉस नहीं करो, ये तो करना ही है, ये तो कंपलसरी है। बट द थिंग आई वांट टू टेल यू कि मेडिकेशन अब प्रिस्क्राइब करना इस तरह से हो गया है कि वो हमें प्राइमरी प्रिवेंशन में जाना पड़ जाता है, ये चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि आजकल जिम का ट्रेंड बढ़ गया है, लोग अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, बट ज़्यादातर जी यूथ में हमने देखा है कि दे आर जी गोइंग टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल, लोग बिल्कुल अडॉप्ट भी कर रहे हैं काफ़ी। कोई भी बंदा जिम स्टार्ट करना चाहता है जी तो एक हॉरर होता है दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में, कि हम काफ़ी वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम रील्स पे आ रही होती है बिल्कुल कि यार जिम के अंदर एकदम वर्कआउट करते करते बंदा गया, हार्ट अटैक हो गया उसको बिल्कुल जिम के अंदर। बिल्कुल। तो वो किन रीजंस की वजह से होता है? एंड वंस यू स्टार्ट वर्किंग आउट, वंस यू गो टू द जिम, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड बी केयरफुल अबाउट? एक बिगनर के लिए हमें क्या चीज़ों पे ख्याल रखना चाहिए? जी अच्छा, ये ना बहुत अच्छी चीज़ है, और ये क्योंकि बहुत चीज़ फैल गई है, तो इस चीज़ पे इस चीज़ की अवेयरनेस ज़रूरी है कि आप कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको अपना गोल सेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जिम गए, आपने एक दिन देखा कि एक प्रो लिफ्टर है, उसका लाइफ स्टाइल यही है, फिर आपने अगले दिन देखा कि भाई एक बॉडी बिल्डर है, सही है, वो ऑन द एज ऑफ 34 और 50, या फिर द हाइट ऑफ 5'1" या द हाइट ऑफ 6, ही इज़ कैरिंग मसल मास ऑफ 20-30 kgs, यानी कि वो 100 kgs का है, सही है। अब आप उससे देख के अगर इंस्पायर हो रहे हैं, तो आप उससे देख के क्या इंस्पायरेशन ले सकते हैं? पहली चीज़ आप उससे इंस्पिरेशन ये ले सकते हैं कि उसका डिसिप्लिन कैसा है जो आपको लेना है। कंसिस्टेंसी है उसके अंदर। जी, वो रोज़ आ रहा है, वो अपने लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज कर रहा है, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर इस सारी चीज़ों के साथ साथ वो चीज़ें रख रहा है। आपको इस चीज़ से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे इतना मसल मास करना है। जब आपकी इंस्पिरेशन या आपका गोल उस तरफ सेट होगा ना, तो आप उन चीज़ों में फिर पढ़ना शुरू हो जाएंगे, फिर आप जो है हैक्स ढूंढेंगे। क्योंकि देखिए, नॉर्मल फिजियोलॉजी आपको अगर हम बताएं वो क्या होती है, वो ये होती है कि एक ऑप्टिमम फिज़ीक जो आप हेल्दी कैरी कर सकते हैं, जो सोशल मीडिया पे अब तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अब तो ऐसा है कि जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं या जितने भी सारी चीज़ें हैं, हर कोई फॉलो उसको कर रहा होता है, हर दूसरी रील में यही आ रहा होता है कि यार ये ले लो, ऐसा हो जाएगा, ये कर लो, वो हो जाएगा, ये वो फिर एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अभी हम बात करते हैं, सर आपने बोला कि एक जिम जो बंदा जा रहा है या वो स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसको पहले अपना गोल सेट करना होगा कि उसको मसल बिल्ड करना है, फैट लॉस करना है, सही है, या दोनों चीज़ें करनी है। अब अगर ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेनर ले, अगर वो ख़ुद से भी करना चाहता है रिसर्चेस, तो उसको ऑप्टिमम या फिर रियलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच के साथ जाना है। अब जिस तरह मैंने आपको बात की कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या कहीं पे भी देखते हो कि यार ये बंदा जो है मेरी ही एज का है, इसका इतना मसल मास है और इस तरह से इसकी वेन्स पॉपअप हो रही हैं और इसने ये तस्वीरें लगाई हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 4-4 दिन तक अगर उनको कोई शूट करवानी होती है, पिक्चर लगाने से पहले, तो वो डायूरेटिक्स ले रहे होते हैं, यानी बॉडी से वाटर सारा ड्रेन आउट हो जाए। हाँ, सॉल्ट नहीं खा रहे होते। जी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे तरह लोग होते हैं जो कि एनाबॉलिक्स ले रहे होते हैं, जो कि ऑलरेडी हार्मफुल है, और ये सारी चीज़, ये चीज़ सबको पता है, इसको स्टेरॉइड के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपकी होलिस्टिक अप्रोच होगी, अगर आपकी जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन आप लें, लेकिन आप फॉलो कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करें। अगर आप ये सोच के करेंगे कि यार मुझे ऐसा दिखना है, मुझे ऐसा दिखना है, तो बॉडी डिस्मॉर्फिया ही आपको मार देगा, क्योंकि आपकी बॉडी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, सही है। जो मैं चीज़ कहना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा था कि या तो आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा, तो आपकी मसल्स की या बॉडी की डेफिनेशन कम हो जाएगी, और अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो मसल मास कम हो जाएगा। आपको दोनों चीज़ें अगर एक जैसी करनी है, एक प्रो लिफ्टर को देख के या एक बॉडी बिल्डिंग एथलीट को देख के, जिसका ये लाइफ स्टाइल है, जो उसके लिए मेहनत कर रहा है, जो उसके उसका लिए काम है ये, बिल्कुल, दैट्स हिज जॉब एज हाँ वेल। जी, तो ये आपके अपने लिए अनहेल्दी है। अनहेल्दी इन अ सेंस आप पे शॉर्टकट्स ढूंढोगे, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी वीडियो पे जाओगे जो 20 से 25 मिनट बात कर रहा होगा, आप बोलोगे यार क्या सुनना है इसको, आप पे देखोगे रील्स। इवेंचुअली मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप वो शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर दोगे, फिर उस बंदे के पास जाओगे, या कोई ऐसी चीज़ आपको चाहिए होगी कि यार मुझे भी ऐसा दिखना है, मुझे भी इंस्टेंट वो चीज़ चाहिए, तो वो फिर हार्मफुल होती है। शॉर्टकट्स जो होते हैं वो आपको फिर एंड अप करते हैं, और फिर ये सारी चीज़ें, अगर आप फॉर एग्जांपल आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ठीक भी होते हैं, ओवर कंजम्पशन ऑफ सप्लीमेंट्स ख़राब होते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, दैट कैन लीड्स टू हार्ट अटैक। और फिर वही वाली बात आ जाती है कि अगर आपने वंस एनाबॉलिक्स लेने शुरू कर दिए, आपने स्टेफ इंजेक्ट करना शुरू कर दिया, जो कि आपका गोल था ही नहीं, आप गए थे फिटनेस के लिए, आपका लाइफस्टाइल अलग है, आप एक बॉडी बिल्डर बनने के चक्कर में निकल गए। बिल्कुल,
उन चीज़ में चले गए। अब वो बंदा अगर कर भी रहा है तो हो सकता है वो किसी एडवांस एक्सपीरियंस्ड कोच के अंदर कर, जिसको सारी चीज़ों का आइडिया हो कितनी करनी है, कब करनी है, या उसकी कोई स्टेज परफॉर्मेंस हो उसके लिए, क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल है, उस वो ब्रेड एंड बटर उसका ये है। आप उन चीज़ों पर निकल गए, फिर उसके साथ वो 10 चीज़ें देख रहा है, वो अपनी स्क्रीनिंग भी करा रहा है, वो अपना वर्कअप भी करा रहा है, वो उस तरह से वाटर इनटेक भी कर रहा है। आप सिर्फ वो चीज़ें लेने शुरू कर दी, आप वर्कआउट करना शुरू कर दिया, अब क्या होगा, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो वो उस चीज़ों को खुद ही बढ़ा देगा। जहाँ वो 1 ले रहा 2 लेगा 3 लेगा, इवेंचुअली ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, वो एक कैस्केड एक्टिवेट कर देती हैं, जिसकी हमने इनिशियली बात की थी। दैट्स एंड अप विद दिस। तो फिर उससे क्या होता है, फिटनेस इंडस्ट्री हम बात कर लें, या जो एक बहुत अच्छी हैबिट आ गई है अब जनरेशन के अंदर, इवेंचुअली अगर मैं बात करूँ कि जो आप इंटीरियर सिंध की बात करें, या हम स्पेसिफिकली सिंध की बात करें, तो कराची के अंदर ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। यहाँ के जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं या जितने भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ये ज़रूर होता है कि शाम को 6 बजे जिम ज़रूर जाएंगे दोस्तों के साथ, और ये इस चीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए। बट ये चीज़ नेगेटिव कैसे जाती जा रही है, ये सारे इवेंट्स की वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से, इन चीज़ों की वजह से। स्टेरॉइड्स कह लें, या ये जो इवेंट्स हो रहे हैं कि भाई वीडियो आ गई, किसी को हार्ट अटैक हो गया, वो हो गया, और हो सकता है कुछ और हुआ, कोई अंडरलाइंग फैक्टर हो, बिल्कुल कोई और बिल्कुल चीज़ हो बिल्कुल, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं जो उसको वहाँ तक लेके आए। जी। अच्छा, यूजुअली जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो जी। यूजुअली लोग यार ये सवाल करते हैं कि यार मोटा था बंदा, हम्म, इसका वेट ज़्यादा था, तो ये इसकी कोई एसोसिएशन है कि यार मोटे लोगों में ही हार्ट अटैक होता है या पतले लोगों को भी हार्ट अटैक आ सकता है? देखें, अगर हम बात करें तो जितनी भी हमारी हार्ट अटैक्स के अराउंड चीज़ें रिवॉल्व करती हैं ना, वो रिस्क फैक्टर्स रिवॉल्व करते हैं, सही है। तो ओबेसिटी इटसेल्फ अ रिस्क फैक्टर, ठीक है, वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। जी। वो कैसे करता है, वो ऐसे करता है कि जब आप मोटे होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर सारी चीज़ें स्लो हो जाती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, लाइफस्टाइल तो स्लो होने की वजह से ही आप यहाँ तक पहुँच रहे हो। फिर उसके बाद आपकी जो बॉडी के अंदर फैट की लेयर होती है, लिपिड की लेयर होती है, या जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर, या बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनका काम होता है कि वो हीट को जनरेट करें। हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, तो वो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इनफेक्टिव होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें होता है क्या है कि आप एंड अप ऐसे करते हो कि अगर आप दवाई ले भी रहे होते हो तो उनका असर नहीं हो रहा होता, या अगर आप कुछ अपने ऊपर काम भी करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इवन जब आपके अंदर रिस्क फैक्टर आ जाएगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगी, मोटापा होगा, वेस्ट आपकी अगर ज़्यादा है, अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक लोग होते हैं हेल्दी, सही है, एक लोग होते हैं ट्रंकल ओबेसिटी के साथ। ये वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपका जो वेस्ट है ना, आपको उसको देखना ज़रूरी है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, आप जब सोने जाएं एक दफ़ा शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखें ज़रूर, क्या ये आपकी आइडियल बॉडी है जो आपको अचीव करनी थी, सही है, क्या आप अपनी हेल्थ के साथ सही कर रहे हैं, क्या यही आप डिज़र्व करते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस ये तीनों आप सेटिस्फाई हैं, अगर सेटिस्फाई नहीं हैं तो फिर काम करें। काम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करें अपनी लाइफ को, चीज़ों को ऐड करें, वॉक करें, सारी चीज़ें। तो बेसिकली जो ओबेसिटी अराउंड द टमी है, ये ज़्यादा सबसे बड़ा फैक्टर, जी, ज़्यादा सबसे बड़ा नोटिसेबल जी एरिया वही हाँ है कि वहाँ से अलग से आपको नज़र आता है। जी। नहीं, ये तो चीज़ है कि एक एस्थेटिक है कि दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, बट ये चीज़ आपको टेरिफाई करनी चाहिए कि ये चीज़ अंडरलाइन बहुत सारी चीज़ों को लेके जा सकती है, जिसमें हार्ट अटैक हो गया, बहुत सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो गए, डायबिटीज़ हो गई, हर चीज़ का मतलब यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। मतलब ये एक अलार्मिंग साइन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है आपकी वेस्ट या लव हैंडल्स बढ़ रहे हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट स्क्रीनिंग एंड टेकिंग सीरियस टू योरसेल्फ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि पाकिस्तान जैसे रीजन के अंदर जो हमारे खाने हैं तेल से भरे हुए, कार्ब लोडेड, उसके अराउंड एक हेल्दी डाइट, एक बैलेंस डाइट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसमें यह है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है और जो हम खा रहे हैं वो हेल्दी है ही नहीं। पहली चीज़ ये हो गई। ओके। आप कहाँ कहाँ तक रोकेंगे, जो हमारे पास मटेरियल्स आ रहे हैं घर में जिसको लेके हम खाना बना रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। वो जो भी उसमें भी सब चीज़ें बिल्कुल मिक्स हैं। बिल्कुल, जो बाहर हम जाके खा रहे हैं वो तो 10x उसमें मसला है, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें उसी चीज़ में बन के आइदर हम ऑयल की बात करें, आइदर हम खानों की बात करें, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं वो तो इवन अगर हम कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की बात करें आगे जाके कि दे जनरेट्स कार्सिनोजेंस इन आवर बॉडी, यानी कि जो कि आगे जाके कैंसर करवा सकते हैं, और बहुत स्ट्रेट अवे कैंसर। मतलब ऐसे नहीं होता है कि यार ये चीज़ जाके बिल्डअप करेगी और ये करेगी, वो तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क है। बट जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन इन चीज़ों पे भी चला जाता है कि उसके अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कि वो बेसिकली आयंस या वो चीज़ें जो प्रमोट करती हैं हमारे अंदर उन जीन्स को दैट हेल्प्स टू ग्रो कैंसर।
यानी कि वो ग्रोथ करवाना बॉडी के अंदर। अब वो बहुत लंबी बहस है कि कहाँ का कैंसर, मुंह का कैंसर, आंतों का, पेट का, वो सारी चीज़ें अलग बट ये बाहर के खाने से ज़्यादा जी जो है वो एम्पलीफाई होती है। बिल्कुल अच्छा, एम्पलीफाई कह सकते हैं, कैटलिस्ट होती है, Got it. तो उस चीज़ का एक्शन बढ़ जाता है। एक पेशेंट है उसके अंदर इस चीज़ की टेंडेंसी है तो वो 10x बढ़ जाएगा। अच्छा, अब बात ये आपने की कि जो तो क्या खाएं? हाँ, अब बंदा खाए क्या, करे क्या। इसमें ये कि एक चीज़ जिससे हम दूर जाते जा रहे हैं अपने कल्चर के अंदर, वो है घर का खाना। ट्रू दैट। पुराने ज़माने में एक ट्रेंड ये होता था कि एक टाइम का खाना तो एटलीस्ट सारे घर वाले एक डाइनिंग साथ टेबल पे थे, खाते ही थे। 100%। और ये चीज़ आपने भी एक्सपीरियंस की है, ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया। अनफॉर्चुनेटली अब ना वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब इसको हम कह सकते हैं कि या ये तो एक प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ है कि हम इतना ज़्यादा चीज़ों में बिजी शिफ्ट हो इन गए। कल्चर भी लोग कहते हैं इसको। बिल्कुल, इसको शिफ्ट इन कल्चर कह सकते हैं, बट जो चीज़ हार्मफुल है तो वो वो हार्मफुल तो है, रहेगी। ठीक है। उसका नुकसान यही है कि अब जब हम घर पे खाना खाते थे सारे मिलके एक टेबल के ऊपर, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता था कि जो जिसकी विश है वो उसको मिल रहा है, ऐसा ही है। एक ही डिश बन रही है जो हाँ, सब घर वाले खा रहे हैं। हाँ, वो हम कहें कि अननोइंगली हमारी जो माएँ थीं, अम्मियाँ थीं, वो एक ऐसा हेल्दी कल्चर हमें प्रोवाइड करती थी कि जिसमें हम वीकली गोश्त भी खा लेते थे, चावल भी खा लेते थे, मतलब एक बैलेंस चलता सब था। मिक्स ऑफ थिंग्स होता था उसमें कि बिल्कुल। पूरे हफ्ते का मेन्यू होता था कि यार एक दिन सब्जी बन रही है तो दाल बन रही Yes. है, चिकन बन रही है, एक जी, हफ्ते में एक दिन बिल्कुल। मीट बन रही है। बिल्कुल, True. तो वो इसे कह सकते हैं ना, अननोइंगली वो चीज़ें आ रही थी और ये सारी अडॉप्ट चीज़ें हमने बड़ों से की थी, जो हम कह सकते हैं कि मतलब वो चीज़ एक अच्छी थी जो हम उसको लॉस कर चुके हैं। अब हम क्या करें? अब हम ये कर सकते हैं कि जिस चीज़ का अब हमें अवेयरनेस है, फॉर एग्जांपल एक चीज़ है वो रिफाइन होके आ रही है, जिसमें आ जाता है प्रोसेस फूड। अगर आपको लेना चाह रहे हैं, या पहली चीज़ तो लेना नहीं चाहिए, नंबर 1। या अगर आप ये कि महीने में एक दफ़ा आप दोस्तों के साथ चले गए, बाहर चले गए, पार्टी करने चले गए, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि आप चलें ले लें, बट उसको एज अ सोर्स या उसको एज अ डेली कंज्यूम करना, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बाहर का खाना बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल। घर के खाने के अंदर भी आप ये कोशिश करें, अगर आप स्पेसिफिकली कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की बात करें तो नमक, सॉल्ट, एडिड सॉल्ट को कम कर दें। जो चीज़ हम बनाते हुए नमक डाल रहे हैं वो ठीक है, उतना बहुत है, ऊपर से ऊपर से ना डालें। स्पेशली जो हमारे हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, हार्ट फेलियर वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उसके अंदर तो हम ये बताते हैं कि एडिड सॉल्ट तो आपने लेना ही नहीं है, ख़त्म। जितना खाने में डल गया बहुत है, पहले तो खाने में कम डले, एडिड सॉल्ट आपने तो नहीं उसमें करना। पिंक सॉल्ट आप डाल सकते हैं जी। वेरिएशन है उसकी। नहीं, उसमें ये है कि देखें, अब पिंक सॉल्ट है, उसका सोडियम कंटेंट का चीज़ है, वाइट सॉल्ट है, बट ये एडिड सॉल्ट जो है वो कभी भी आपको बेनिफिट नहीं देता। जो खाना बनाते हुए आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो वो ठीक है, वो आपकी प्रोसेसिंग कर रहा है, मीट को उस हिसाब से वो कर रहा है, कुक कर रहा है, सारी चीज़ें हैं, बट ये कि एडिड सॉल्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ का फ्लेवर बढ़ाने के लिए, या किसी चीज़ के अंदर मिर्चें डाल रहे हैं, किसी चीज़ को तड़का लगाने के लिए कर रहे हैं, तो इवेंचुअली आपको उस टाइम तो आपके टेस्ट बड्स बहुत खुश होंगे, बट आपको नुकसान होगा। फिर उसकी चीज़ एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो बहुत ही नेग्लिजिबल, जिसे हम कहें माइनस के अंदर, हमें पता ही नहीं है उस बारे में, ना हम उस चीज़ पे बात करते हैं ना इस चीज़ में। लेकिन फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि पहले ये चीज़ पे फोकस किया जाता था। आपने देखा होगा कि जब भी हम फास्ट फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ गई है खाना खाने की। जो हमारा एक सर्विंग होती है, जो एक निवाला होता है, हमारी कोशिश होती है कि 10 से 15 मिनट में खाने बस ये बर्गर ख़त्म करना है और फिर जाना है और बस अब ये पिज़्ज़ा कंज्यूम करना है और फिर जो है ये काम करना है, वो काम करना है। एटलीस्ट आपको एक जो आपकी बाइट होती है उसको 40 टाइम्स च्यू करना चाहिए, कि जब आप उसको सॉलो करो या वो जब आपके स्टमक लाइनिंग के अंदर जाए तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड इतना ज़्यादा सिक्रीट ना करना पड़े। दैट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, और वो आपको हार्म कर सकता है। और दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा, डिनर एट 7। अच्छा जी, क्योंकि जब आप 7 बजे अगर आप अपना ऑप्टिमम डिनर करेंगे, जो जिस तरह हमने पहले सारी हेल्दी डाइट की बात कर ली, अगर आप 7 बजे खाना खाएंगे तो उसके बाद जैसा हमारा लाइफ स्टाइल है 10 से 11 बजे तक तो आप लेटेंगे, तो वो जो 3 घंटे हैं उसमें आप बग़ैर नोटिस के या बग़ैर, जिससे हम कह सकते हैं कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, बाहर चले गए, फ्रेंड्स के साथ टहलने चले गए, तो वो चीज़ डाइजेस्ट हो जाएगी। तो जब आप सोने लेटेंगे तो आपकी गट Easy हेल्थ, होंगे। आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ सारी इजी होगी, आपको ब्लोटिंग प्रॉब्लम्स कम होंगे, आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स कम होंगे। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को भी हमें वो करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक सेगमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड रैपिड फायर। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी जवाब दे सकें उतना अच्छा होगा। लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर। सबसे डेंजरस हैबिट फॉर हार्ट?
सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सबसे अंडररेटेड हेल्दी हैबिट? सबसे अंडररेटेड हेल्दी टाइम पे सोना। टाइम पे सोना। वॉकिंग या रनिंग? वॉकिंग। घी या ऑयल? दोनों नहीं। दोनों नहीं। यस। सिगरेट या वेब ज़्यादा कौन सा डेंजरस है? दोनों। दोनों। सबसे कॉमन हार्ट मिथ? कि हार्ट अटैक जो होता है वो आराम से होता है, फ़ौरन नहीं होता और लीथल नहीं होता। सबसे हेल्दी पाकिस्तानी फूड? पाकिस्तानी हेल्दी फूड दाल चावल। दाल चावल। सबसे अनहेल्दी पाकिस्तानी फूड? पाए। पाए। स्ट्रेस या फिर कोलेस्ट्रॉल, कौन सी चीज़ हार्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान देती है? इफ़ बोथ आर इन एक्सेस। बोथ आर इन एक्सेस। एक हैबिट जो साइलेंटली आपके हार्ट को किल कर रही है? लेट नाइट डूम स्क्रॉलिंग। एक टेस्ट जो हर पाकिस्तानी को करवाना चाहिए? फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल एंड कैल्शियम स्कोरिंग। कैल्शियम स्कोर। एक चीज़ जो आज ही लोगों को छोड़ देनी चाहिए? स्मोकिंग। स्मोकिंग। एक चीज़ जो आज ही शुरू कर देनी चाहिए? अपनी हैबिट्स को नोट डाउन करना। नोट डाउन करना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ वन वर्ड आंसर। इसमें आपने एक ही वर्ड में जवाब देना है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट वन वर्ड। बिगेस्ट हार्ट किलर? स्मोकिंग। स्मोकिंग। मोस्ट ओवररेटेड डाइट? कीटो। कीटो। मोस्ट अंडररेटेड डाइट? घर का खाना। पाकिस्तान's बिगेस्ट हेल्थ मिस्टेक? प्रिवेंशन। मोस्ट डेंजरस एडिक्शन? मोस्ट डेंजरस एडिक्शन पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग। यस। वर्स्ट मील टाइम? एट 11 AM 1 AM 11 AM 11 से 1 AM के बीच। 11 से 1 AM के बीच। हार्ट्स बेस्ट फ्रेंड? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। हार्ट्स वर्स्ट एनिमी? बैड डाइट। बैड डाइट। हेल्थ ट्रेंड यू डिसलाइक? मोस्ट यूजफुल मेडिकल टेस्ट? ECG। मोस्ट इग्नोर्ड सिम्टम? अपर एपिगैस्ट्रिक पेन। मोस्ट हार्मफुल ड्रिंक? All which are carbonated. Which is the best heart healthy habit that you can adopt today? Walking Walking. or doing cardio. One thing young Pakistanis need to fix? Don't ignore your habits. Don't ignore your habits. Okay, Dr. Saab, thank you so much for being on the podcast, and I'm really happy to have you on the podcast, and I'm sure कि लोगों को काफ़ी अच्छी इसमें इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि हाउ दे कैन प्रिवेंट हार्ट अटैक्स। तो मुझे और जो लोग देख रहे हैं जी। उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें अबाउट हाउ दे कैन हेल्प देमसेल्व्स आउट, तो उस पर आप दे सकते हैं। देखें, मेरा मैसेज यही है कि हम जिस जगह रह रहे हैं वो इवेंचुअली ऐसी जगह बनती जा रही है कि जहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो जहाँ पे अब सर्वाइवल मुश्किल हो वहाँ पे अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता चला जाता है, क्योंकि आपका जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आप उसी हिसाब से अपना आगे की चीज़ें जो हैं उनका ख्याल रखेंगे। तो फर्स्ट थिंग जो कि हमें जिस चीज़ पे काम करना पड़ेगा कि हमें प्रिवेंशन के बारे में अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क का ज़रूरत है, क्योंकि जो इग्नोरेंस है और जो कि चीज़ों को हम नहीं पकड़ पाते वो इसलिए नहीं पकड़ पाते कि पेशेंट्स रीच ही नहीं कर पाते हॉस्पिटल। तो जो लोग पहुंच ही नहीं पा रहे, जो रिपोर्टेड केसेस ही नहीं हैं, इस चीज़ के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। और ये चीज़ें जब होंगी जब हमारी जो स्क्रीनिंग है फॉर द यंग पीपल स्पेशली, बिकॉज वी आर डीलिंग विद हार्ट अटैक्स, वी आर डीलिंग विद लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट प्रॉब्लम्स के जो इस चीज़ को नहीं कर पाते और इवेंचुअली दे लॉस्ट आर्स देयर सेल्फ, और इनकी फैमिली जो होती है वो अपना एक यंग बच्चा या बच्ची लॉस कर जाते हैं। वो यही है कि इग्नोर करते हैं चीज़ों को। और अब ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि हार्ट प्रॉब्लम्स इज़ ओनली फॉर द ओल्ड, और जिसको हम कह सकते हैं आफ्टर 40 और 50 ईयर्स। तो अगर आप यंग हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो स्टिल मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जो है हैबिट्स हैं उसको नोट डाउन करें। और अगर स्टिल आपको ऐसा लगता है कि यू आर फेसिंग एनी ऑफ द सिम्टम, एनी ऑफ द प्रॉब्लम, देन डू मेक इट चेक, और उसको जाके अपने करीबी डॉक्टर या जो भी आपका हेल्थ प्रोफेशन है उसके साथ जाके रब्ता करें, उस चीज़ को चेक करवाएं। That's it from today's podcast, ladies and gentlemen. Like, share and subscribe. Thank you.